हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की थी और लास्ट में हमने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हेडिंग डाली नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली जो पूरा हमारा डिस्कशन हुआ इस चैप्टर में राउल्स लॉ ने कहा था कि अगर एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होंगे उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो उनके मोल फ्रैक्शन और पीए नॉट या पीबी नॉट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें ए और बी दो सब्सटेंस मिक्स किए, उनके मोल फ्रैक्शन हमें पता थे और उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीए पीबी और पीटी, ये एक हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया और दूसरा हमने थियोरेटिकली फाइंड आउट किया। बट कह सकते हो एक शॉकिंग सा रिजल्ट सामने आया और वो रिजल्ट ये था कि थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे थे। ये कह सकते हो ऑलमोस्ट वही स्टोरी जब हमने आइडियल केस और रियल केस डिस्कस किया था। तो पहले हमने आइडियल केस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना, तो प्रेशर ये होगा। बट एट दी एंड हमने कहा कि कंटेनर में हमने कोई गैस फिल अप कर दी, उसका प्रेशर हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला और इसी गैस का प्रेशर हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकाला, तो वो रिजल्ट्स मैच नहीं करते हैं। तब हमने वहां पर क्या कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस, एक आइडियल जिसके लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एप्लीकेबल है और एक रियल जो कि कंटेनर में प्रेजेंट है। हम वहां पर ये भी क्वेश्चन आया कि सर ऐसी कौन सी गैस है जिसके लिए हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो आंसर ये आया कि एज सच ऐसी कोई गैस नहीं है। आइडियल गैसेस आर हाइपोथेटिकल, इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंट यहां पर रिपीट होने जा रहा है। यहां पर भी जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हम राउल्स लॉ से तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते। डाउट यहां पर भी आता सर ये राउल्स लॉ तो एक्सपेरिमेंटली था, ये राउल्स लॉ तो एक्सपेरिमेंटल था कि वेपर प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन और पीए नॉट पीवी नॉट के बराबर होगा, और अब हम कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता है। नियर बाई आंसर आता है बट एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जैसा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में हो रहा था। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हम प्रेशर निकाल सकते हैं बट वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। वही सीन यहां पर भी हो रहा है। तो यहां पर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, यहां पर भी हमने कह दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन। आइडियल कौन सा है, जिस पर आप राउल्स लॉ लगा सके वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई एग्जांपल है जो कि राउल्स लॉ को पूरा फॉलो करता हो, तो आंसर यहां पर भी नो है। कोई ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है जो कि एग्जैक्टली राउल्स लॉ को फॉलो करे। अगेन यानी कह सकते हो आइडियल सॉल्यूशंस आर हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हाँ, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, कंपेरेटिव टू आइडियल एंड रियल गैस। रियल गैस के लिए तो हम रियल गैस की इक्वेशन फिर डिराइव करते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कोई और नया लॉ नहीं है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तो सब राउल्स लॉ पर ही होंगे, राउल्स लॉ मानते हुए ही हमें सॉल्व करना है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जरूर बनते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। थियोरेटिकल क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन ये आता है यहां पर, जैसे हम रियल गैसेस के लिए भी कहते हैं कि कौन सी कंडीशन पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर जाएगी, या ऐसा क्या होता है, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब हम कह सके कि हाँ ये एक आइडियल गैस होगी। जैसे वहां बात करते हैं उसी तरह से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो जिससे हम कह सके कि सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। जैसे गैसेस में हम क्या कहते हैं कि एक रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, या आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, तो गैसेस के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होना चाहिए, तो एक रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। उसी तरह से सॉल्यूशन के केस में ऐसा क्या होना चाहिए, तो हम कह सके कि हाँ ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो उसकी कंडीशन ये है, वो मैं आपको बता दूं। अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे, तो जो दो सॉल्यूशंस, जो दो लिक्विड जिनको हम मिक्स कर रहे हैं,
लेट्स से ए और बी दो लिक्विड्स को मिक्स करें, तो मिक्सअप करने से पहले ए और ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन होंगी, मिक्सअप करने से पहले बी और बी के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होंगे, और मिक्सअप करने के बाद ए और ए के बीच में भी होंगे, बी और बी के बीच में भी होंगे, और ए और बी के बीच में भी होंगे। एक आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेम होने चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। और प्रॉब्लम ये कि एग्जैक्टली अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अल्कोहल में अट्रैक्शन अलग होंगे, वाटर में अलग होंगे, मॉलिक्यूल अलग अलग, तो अट्रैक्शन भी अलग होंगे। ऐसा नहीं बाई चांस, जैसे हम कहते हैं ना फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती, अट्रैक्शन भी एक्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, बट डिफरेंस तो जरूर होगा। यानी एक्जैक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम नहीं होंगे तो एक्जैक्टली ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव नहीं करेगा। लिखिए यहां पर एक दो लाइन लिखिए। An ideal solution is formed when intermolecular forces remain unchanged on mixing. Intermolecular forces remain unchanged on mixing. That means ये लिखिए, फिर इसको ऐसे रीड करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड ए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन बी एंड बी। दैट मीन्स ये लिखने के बाद फिर लिखिए, दिस कंडीशन इज हाउएवर not fulfilled by most of the liquid pairs, thus they form non-ideal solution. ठीक है, तो ये तो बात होगी कि एक आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, यानी कब आइडियल सॉल्यूशन बनता है वो हमने देखा। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे बेंजीन और टोलुइन। हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होते हैं, एग्जैक्टली तो इनमें भी नहीं होते, वो मैं बता दूं, बट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो बेंजीन और टोलुइन को मिक्स करोगे तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और बट एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया, अदरवाइज परफेक्टली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहां पर मेन जो डिस्कशन होगा वो हमारा इस पर होगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक टेबल यहां पर आपको बनानी है, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको लिखना है प्रॉपर्टीज, या आइडियल सॉल्यूशन, यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव। क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगा आपको। नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ओबे आइडियल सॉल्यूशन, ओबे राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ को ओबे करता है। डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ एंड डू नॉट ओबे राउल्स। ये दोनों ही राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। देन
फर्दर हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मिक्सअप करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होता, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस remain unchanged on mixing. मिक्सअप करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होता, तब इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस और यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो राउल्स लॉ के फॉर्मूले हैं जो हम लिखते हैं PA इक्वल्स टू एक्स से PA नॉट, PB इक्वल्स टू XB PB नॉट, ये तब है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब आप सोचो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए तो एक्चुअल जो प्रेशर होगा, जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए तो वेपर में जाने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो एक्चुअल जो प्रेशर होगा वो प्रेशर जो आप राउल्स लॉ से फाइंड आउट करोगे उससे कम ही होगा। इसी तरह से पीबी का प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए तो ए और बी दोनों की वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो जो वेपर प्रेशर होंगे वो राउल्स लॉ से जो आप फाइंड आउट करोगे उससे कम होंगे, तो एक्चुअल वेपर प्रेशर यहां कम होंगे, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन आया। वेपर प्रेशर कम हो गया, दैट्स व्हाई नेगेटिव डेविएशन। जबकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए तो एक्चुअल में जो प्रेशर होगा वो राउल्स लॉ से जो आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ज्यादा होगा। पीबी एक्चुअल, ये भी जो हम राउल्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे उससे ज्यादा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, किससे कम हो रहा है? यहाँ रेफरेंस क्या है? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से कम है तो नेगेटिव डेविएशन, राउल्स लॉ से ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, राइट। अब इसके कारण और भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और क्या क्या डिफरेंसेस है वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिन पर इवन जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा S मिक्सिंग, डेल्टा S सराउंडिंग्स एंड डेल्टा G। आइडियल गैस के केस में मिक्सअप करोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा H मिक्सिंग 0। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा H इसका क्या होगा? नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव। यहां पर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो यहां पर डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब अगर एक सॉल्यूशन 1 लीटर है, लिक्विड ए का वॉल्यूम 1 लीटर है, लिक्विड बी का वॉल्यूम 2 लीटर है, दोनों को मिक्स किया। नॉर्मली हम कहते हैं इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर, मिक्सअप करने पर कितने हो जाएंगे? 3 लीटर। बट ऐसा आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन के केस में होगा, नॉन आइडियल के केस में नहीं होगा। नॉन आइडियल के केस में अगर अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा 1 + 2 3 लीटर से कम होगा, यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम होगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग, यहां पर तो मिक्सअप करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ये नहीं सर 1 का 3 तो हो गया, नहीं, 1 + 2 जो था इनिशियल टोटल वॉल्यूम ही फाइनल टोटल वॉल्यूम रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वॉल्यूम टोटल कम हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन यहां पर वॉल्यूम टोटल बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव डेविएशन यहां बढ़ जाएगा। आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हम करते हैं, कभी कभी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। जैसे A और B दो मोलरिटी निकालते हो, दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्सअप करने पर वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव डेविएशन के केस में कम होगा। हाँ, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, चेंज होता है लेकिन बहुत कम होता है, ऑब्जर्व करना समटाइम्स हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। डेल्टा S मिक्सिंग, ये भी 0, ये 0, ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, मिक्सअप कर रहे हो, डिसऑर्डर तो बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव। हाँ, ये हो सकता है कहीं ज्यादा कहीं कम, वो एक अलग बात है, बट डिसऑर्डर तो बढ़ेगा क्योंकि मिक्सिंग कर रहे हैं तो यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। अगर बात आती है डेल्टा सराउंडिंग्स की, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन,
डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो क्या होगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स की अगर मैं बात करता हूं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स जो है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन सराउंडिंग को हम कोई हीट ही नहीं दे रहे, तो सराउंडिंग का डेल्टा एस 0, सराउंडिंग का डेल्टा एस 0, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के केस में, नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग को हीट मिल रही है तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, और यहां पर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग हीट दे रहा है। तो सराउंडिंग हीट दे रहा है या ले रहा है, हमेशा डेल्टा सराउंडिंग इसी से डिसाइड किया जाता है। और डेल्टा जी मिक्सिंग, देखो दो लिक्विड्स को मिक्स करो तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग तो होगी। नॉर्मली कहते तो सर इमिसिबल होते हैं, मैं आपको बता कुछ ना कुछ तो कोई से भी दो लिक्विड मिक्स होते ही हैं, थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे। तो डेल्टा जी मिक्सिंग ये नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव और यहां पर भी, ठीक है। तो ये वे पैरामीटर्स, इनका आइडिया होना चाहिए हमें किसमें क्या चेंज हो रहा है। एंड टुवर्ड्स द एंड यहां पर हम कुछ कर्व्स भी प्लॉट कर सकते हैं। याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक कर्व प्लॉट किया था, एक आइडियल इस तरह से, ये पी ए नॉट, ये पी बी नॉट, ये x से यहां पर 0, यहां पर x से 1 और ये p, ये एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन का कर्व हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस तरह का कर्व हो गया। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो A का वेपर प्रेशर आइडियल के केस में इतना है, नेगेटिव डेविएशन के केस में कम होगा। ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। पहले मैं वापस एक बार आइडियल सॉल्यूशन के लिए डॉटेड से बना रहा हूं, ये आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन के केस में कर्व कुछ इस तरह से होता है। ये ध्यान रखना, ऐसे बनाना आपको, ये लाइन है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, राइट। क्यों ऐसे बनाया हमने, क्योंकि ऐसा नहीं कि सडनली आइडियल बिहेवियर आ गया। जैसे जैसे अगर ए में बहुत कम अमाउंट में बी डाला है, बी में बहुत कम अमाउंट में ए डाला है, तो उनका बिहेवियर आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही होगा। क्योंकि थोड़ा सा ए डालोगे या थोड़ा सा बी डालोगे तो ज्यादा डेविएशन नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन, और यहां पर पॉजिटिव डेविएशन। एक, दो, ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अब हम आगे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन फिर से यहां डिस्कस करेंगे हम। तो जो डिस्टिलेशन वाला पार्ट हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो डिस्कस किया था, तो व्हाट अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अब हम डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो हमने फेज डायग्राम प्लॉट किया था, इक्वेशंस निकाली थी, उससे बताया था कि फेज डायग्राम कैसे होगा। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो हमारे पास ऐसा कोई लो ही नहीं है, राउट फ्लो नहीं है, तो क्या करें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फेज डायग्राम हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फेज डायग्राम की बात करो, फेज डायग्राम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट तो वही है, कर्व बदल जाएगा। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो फेज डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर भी हम मान रहे हैं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से। यहां पर मैं फिर से जेड लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं आप सबको पता है, बुक्स में एक्स ए ही लिखा जाता है, मैंने यहाँ पर जेड लिखा है। डिपेंडिंग अपॉन दी कर्व आप एक्स ए या वाई ए यूज करोगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैसेस यहाँ पर लिक्विड और इन बिटवीन लिक्विड प्लस गैस। अगर आप इस वाले कर्व की बात कर रहे हो तो यहाँ पर वाई ए होगा, और इस कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स ए होगा। यस, इसको भी रीड करने का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था। लेट्स से अगर हमारे पास इस कंपोजिशन वाला कोई सॉल्यूशन है, इस कंपोजिशन मान लेते हैं 0.4, अगर आपने इसको इससे ज्यादा टेम्परेचर पर रखा है तो पूरा गैस ए और बी दोनों ही वेपराइज हो जाएंगे। इससे कम टेम्परेचर पर रखा है, दोनों ही पूरे लिक्विड फॉर्म में होंगे, कुछ भी वेपराइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, इस रेंज में रखा हुआ है, तो अगर आपने टेम्परेचर इस रेंज में रखा हुआ है तो ये आपको क्या दे देगा, जो वेपर्स बनेगी उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन, और ये वाला पॉइंट आपको क्या दे देगा, लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन, बचे हुए लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ यहां पर एक डाउट जरूर आता है कि सर इसको आगे एक्सटेंड कर दे तो यहां पर भी तो और इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, अगर आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन, ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन इस पॉइंट के इस तरफ है तो आपको इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, आगे इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, ये दो इंटरसेक्शन से आपको मतलब है। और अगर आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन ये वाला है तो आपको इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, यानी अगर आपने इस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, इसको इस टी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये आपको क्या दे देगा, एक्स ए, ये आपको क्या दे देगा, वाई ए, दैट्स इट, राइट। तो रीड करने का तरीका अभी भी वही है, यहां से वाई ए, ये एक्स ए, इधर से भी ये अगर मैं बात करूं तो वाई ए, और ये यहां से एक्स। समझ में आ रही बात? हाँ, यहां पर एक और पॉइंट अब मैं बता दूं जो अलग है आइडियल से। रीड करने का तरीका तो वही है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब हमने हीटअप किया, इस टी टेम्परेचर, ये T1 ले लेता हूं, ये T2 ले लेता हूं, T1 टेम्परेचर पर हीटअप किया तो वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन इधर जा रहे हैं 0.5 से तो ज्यादा ही होगा, यानी वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि ए ज्यादा वोलेटाइल है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीटअप कर रहे हो T2 टेम्परेचर पर, तो जो वाई आ रहा है वो पहले से, यानी जो एक्स से था उससे कम है, यानी वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड से कम है, जबकि ए ज्यादा वोलेटाइल। क्वेश्चन आता है क्यों, हमें नहीं पता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं पता, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। सारी थ्योरी हमारे पास किसके लिए, आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है। तो बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वाई ए एक्स से ज्यादा होगा चाहे ए ज्यादा वोलेटाइल हो, वो आपको ग्राफ से ही देखना पड़ेगा, इक्वेशंस भी नहीं है तो ग्राफिकली चेक करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन की केस में ए जो होगी वो वेपर के अंदर एक वेपर जो होगी उसमें ए का परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर के अंदर ए का परसेंटेज कम आ रहा है। तो कह सकते हो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाई ए may be greater than or less than, may be greater than or less than XA. ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पहला जो डिफरेंस था वो मैंने बताया। हाँ, लेकिन कह सकते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर है, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गई, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर है, अब मैं उस पर आ रहा हूं। वो ये, इसकी हम बात करें, लेट्स से इसकी भी कुछ कंपोजिशन लिख देता हूं मैं एक्स,
x लिख देता हूं, x1 ले लेता हूं। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इसका टेम्परेचर हमने T टेम्परेचर से ज्यादा रखा हुआ है, T टेम्परेचर से ज्यादा रखा हुआ है तो ये पूरा गैस, और T से कम रखा हुआ है पूरा लिक्विड। कुछ अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक तो किसी प्योर लिक्विड का होता है कि T टेम्परेचर से ज्यादा होने पर पूरा गैस, उससे कम होने पर पूरा लिक्विड, और वो जो T टेम्परेचर है क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनका एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट आता है। जबकि ये तो क्या, एक सॉल्यूशन। लेकिन एक सॉल्यूशन के केस में भी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि T टेम्परेचर से ज्यादा तो पूरा गैस, उसी टेम्परेचर से कम तो पूरा लिक्विड, यानी इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पर एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। जनरली सॉल्यूशन इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप, ये जो X1 कंपोजिशन वाला है इसे आप कह सकते हो एजियोट्रॉप है। ये इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर या possess sharp boiling point। Like this possess sharp boiling point like pure liquid, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करे। फिर से अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों, और फिर से मेरा वही जवाब होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सारी थ्योरी आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए नहीं। यस, इट इज अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि हाँ ऐसा होता है। कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं बट पूरा तो नहीं कर सकते। एक ठीक है, एक स्टेप तो हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है उसका एक लॉजिक देता हूं यहां पर। क्या होगा अगर आपने इस सॉल्यूशन को T टेम्परेचर पर रखा हो, तो ये T टेम्परेचर पर ये दोनों कर्व्स को इसी पॉइंट पर कट करा, यानी T टेम्परेचर पर जो वेपर्स बनेगी, वेपर्स जो बनेगी YA भी यही होगा और XA भी यही होगा। जबकि यहां पर T1 टेम्परेचर पर YA अलग है, XA अलग है, लेकिन यहां पर T टेम्परेचर पर दोनों कर्व को यही कट कर रहा है, तो जो वेपर्स बन रही है, वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन वही होगा जो लिक्विड के अंदर होगा। यानी इन केस ऑफ एजियोट्रॉप अगर आप सॉल्यूशन को वेपराइज कर रहे हो तो जो YA होगा वो XA के बराबर होगा, YB जो होगा वो XB के बराबर होगा। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन वेपराइज तो हो रहा है लेकिन रिमेनिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। रिमेनिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन वही है, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी वही रहेगा, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का PT यानी बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एक लाइन यहां पर और लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एजियोट्रॉप XA इक्वल्स टू YA और XB इक्वल्स टू, हाँ फिर आप पूछोगे ऐसा क्यों, ये नहीं पता। क्यों वेपर्स जो बन रही है उसी कंपोजिशन की बन रही है, वो नहीं पता। हमारे अकॉर्डिंग तो वेपर में एक का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो वेपर्स बन रही है उसकी कंपोजिशन भी वही है जो लिक्विड की है। यहाँ राउट स्लो मत लगा देना, ऐसा नहीं सर XA नॉट इक्वल्स टू YA PT, यहाँ नहीं लगने वाला। तो बस ये पॉइंट है कि एजियोट्रॉप के कारण जो वेपर्स बनती है उसकी कंपोजिशन वही होती है जो लिक्विड की होती है, तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा ना। ये तो बात हो गई एजियोट्रॉप क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है बाकी सॉल्यूशन में और एजियोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हाँ, अब बात करते हैं डिस्टिलेशन की। अब अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो सोचो हमारे पास अगर एक एजियोट्रॉप है और हम चाहते हैं कि इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर लें। क्या होता है डिस्टिलेशन में, वेपर्स बनाते हैं, उसमें एक का परसेंटेज ज्यादा होता है, उसे बाहर निकालते हैं, फिर कंडेंस करते हैं, फिर वेपर्स बनाते हैं, एक का परसेंटेज और बढ़ जाता है, फिर कंडेंस करते हैं। ये स्टेप्स करते रहते हैं। क्या लगता है इन केस ऑफ एजियोट्रॉप आपने वेपर्स बने, उसे बाहर निकाला, कंडेंस किया, क्या लगता है कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। वेपर्स की कंपोजिशन वही है जो लिक्विड की थी, बाहर निकाल के कंडेंस कर लोगे, फिर से वही ओरिजिनल सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब इन केस ऑफ एजियोट्रॉप आप डिस्टिलेशन के थ्रू
उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस मेथड लिख लो, डिस्टिलेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, distillation method cannot be used to separate the components of an azeotrope नहीं यूज कर सकते। तो चलिए, यानी इस X1 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन जो है हमारे पास, X1 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। बट एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि यहां पर ए और बी को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो एजोट्रोप बनेगा, केवल ये एक एजोट्रोप बन रहा है, बाकी जगह एजोट्रोप नहीं है। बाकी जगह तो हर जगह रेंज आ रही है, हर जगह रेंज आ रही है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या इस X2 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को भी, इसके कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते? X2 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखते हैं, इस X2 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को T1 टेम्परेचर पे हीट अप किया, ये वेपर के अंदर 1 मोल फ्रैक्शन बढ़ गया थोड़ा सा, फिर हमने इन वेपर्स को निकाला, बाहर निकाल के फिर कंडेंस किया। अब की बार T1 से थोड़ा कम टेम्परेचर ये बना दिया मैंने, 1 मोल फ्रैक्शन और बढ़ गया, फिर बाहर निकाल के फिर कंडेंस किया, फिर थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन आप नोटिस करो धीरे धीरे हम किसकी ओर जा रहे हैं, एजोट्रोप, क्योंकि फिर इधर फिर इधर, और फाइनली जैसे एजोट्रोप बनेगा उसके बाद तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। यानी 1 मोल फ्रैक्शन हम यहां से यहां तक तो बढ़ा लेंगे, लेकिन X2 से X1 तक उसके बाद नहीं बढ़ा पाओगे। मतलब इस X2 कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन से आप प्योर ए ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्योर ए ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो क्या प्योर बी भी नहीं मिलेगा? क्या प्योर बी भी नहीं मिलेगा? तो सोचो, प्योर बी के लिए किसको रिपीटेडली यूज करना पड़ता है? रिमेनिंग लिक्विड को। तो अब हमने यहां पर T1 टेम्परेचर पे हीट किया, ये A का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, यानी B का बढ़ गया। फिर इसको किसी हायर टेम्परेचर पे करेंगे, लेट्स से ये T3 ले लेता हूं, A का मोल फ्रैक्शन और कम हो गया, फिर और हायर टेम्परेचर पर और कम हो गया। हाँ, यहां पर हम एजोट्रोप की ओर नहीं आ रहे, यानी प्योर B तो ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन प्योर A ऑब्टेन नहीं कर सकते। प्योर B ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस पॉइंट के इस तरफ हो, प्योर बी ऑब्टेन हो जाएगा, इस पॉइंट के इस तरफ हो स्टार्टिंग से, तो प्योर ए ऑब्टेन हो जाएगा। तो लिखिए एक लाइन, फ्रॉम सॉल्यूशन X2, फ्रॉम सॉल्यूशन X2 प्योर बी कैन बी produced by distillation. Pure B can be produced by distillation but not pure A. और प्योर B ऑब्टेन करने के लिए किसको रिपीटेडली यूज करना पड़ रहा है? लिक्विड को। तो यहां पर ये भी लिख दो, बाय रिपीटेड यूज ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड को निकालो, फिर उसे हाई टेम्परेचर पे हीट अप करो, फिर बचे हुए लिक्विड को निकालो, फिर उसे हाई टेम्परेचर पे हीट अप करो, ये तरीका बाय रिपीटेड यूज ऑफ लिक्विड। चलो यहां पर ये भी मार्क कर दो पॉइंट X3। इससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर ए या प्योर बी? तो दिख रहा है प्योर ए, क्योंकि इस तरफ है यहां। लेकिन एक बात हो, तो यहां पर प्योर ए के लिए किसको रिपीटेडली यूज करोगे? किसको रिपीटेडली यूज करोगे? ये वेपर की कंपोजिशन, और वेपर में तो 1 मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, रिमेनिंग लिक्विड में ज्यादा हो रहा है। यानी यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है, अगर प्योर ए भी चाहिए, प्योर ए तो ऑब्टेन हो जाएगा, बट अगेन यहां पर भी किसको रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा? लिक्विड। तो फ्रॉम X3 सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन X3 pure A can be obtained, pure A can be obtained but not pure B, और ब्रैकेट में लिख दो बाय रिपीटेड यूज ऑफ लिक्विड ऑल्सो, लिक्विड अगेन, बाय रिपीटेड यूज ऑफ लिक्विड अगेन। क्योंकि हो सकता है 1 महीने बाद आपको लगे शायद कुछ गलत लिख दिया होगा, दोनों जगह लिक्विड नहीं होगा, तो मैं अभी बता रहा हूं एक दोनों तरफ लिक्विड है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहीं पर फर्दर मैं एक और बता दूं, एक और पॉइंट, ये जो फेज डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किया है,
ऐसा नहीं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फेज डायग्राम इसी तरह से होता है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके दो तरह के फेज डायग्राम हम ऑब्जर्व करते हैं। दो तरह के फेज डायग्राम हम ऑब्जर्व करते हैं, एक जो आप सामने देख रहे हो, दूसरा इस तरह से। ये इस तरह से बनाना ताकि जो है ना कंटिन्यूटी वाला कर्व हो, इसलिए मैंने यहां पर राउंड कर रहा। कुछ भी मान लो ए और बी, ठीक है। यहां पर जो एजियोट्रोप है उसका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों से ज्यादा है, और यहां पर एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों से कम है, तो इसे बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, और इसे बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम मैक्सिमम दो ही केसेस आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ए और बी के बीच में हो, नहीं होता है। इसके लॉजिक है, लेकिन वो हमारे डिस्कशन के बाहर है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो या तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और अगेन हम बता सकते हैं इनमें से एक बनता है नेगेटिव डेविएशन के केस में और एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में। बता सकते हो कब कौन सा बनेगा? यहां पर एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ए और बी से भी ज्यादा है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा ही होंगे तभी होगा। अट्रैक्शन ज्यादा मतलब नेगेटिव डेविएशन। ये कब बनता है? नेगेटिव डेविएशन के केस। ये कब बनता है? पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। बॉइलिंग पॉइंट कम यानी इजीली वेपराइज हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मुश्किल से वेपराइज हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। फर्दर देयर इज वन मोर पॉइंट। ये जो एजियोट्रोप यहां बन रहा है ये किस कंपोजिशन पे बन रहा है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसको किस प्रेशर पर रखा है। अगर आपने बाहर का प्रेशर, वही कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ वो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर वहां पर आप बाहर का प्रेशर बदल दोगे तो फिर जो ये एजियोट्रोप बनेगा फिर किसी और कंपोजिशन पर बनेगा, और कंपोजिशन पर बनेगा। तो एक लाइन यहां पर ये भी लिख दीजिए, कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रोप depends on external pressure. Composition of azeotrope depends on external pressure. जरूरी नहीं हमेशा ए और बी, लेट्स से ये ए और बी है तो उसी प्रोपोर्शन पर बनेगा, नहीं, वो वेरी कर सकता है। ठीक है। तो ये बात थी डिस्टिलेशन, दो तरह के एजियोट्रोप जो मैंने आपको यहां पर बता दी। लास्ट में अब हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। इन पर भी जेईई में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ ये आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। एक कुछ एग्जांपल्स तो मैं यहां पर बता रहा हूं, जो आपको शीट गिवन है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और एनसीईआरटी में से आपको खुद एग्जांपल्स ढूंढने हैं। एनसीईआरटी में मेरा मानना है नॉन आइडियल के 3 एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन के भी 3 एग्जाम्पल और पॉजिटिव डेविएशन के भी 3 एग्जाम्पल। वो एक्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। शीट में बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं आइडियल की तो देखिए परफेक्ट आइडियल तो नहीं होता, बट ऑलमोस्ट आइडियल की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आइडियल की तरह, ऑलमोस्ट आइडियल या आइडियल की तरह कौन बिहेव करेगा, तो बेंजीन प्लस टोलुइन, उसके अलावा इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। ये सबसे कहते हैं सेम फैमिली वाले जो है हेक्सेन और हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट आइडियल या आइडियल भी बोल सकते हो आप इनको। नेगेटिव डेविएशन, इसमें मेनली क्या आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को आप पानी में डाल रहे हो, HCl प्लस H2O, अट्रैक्शन क्योंकि आयंस में टूट जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। NaOH प्लस H2O, अगेन आयंस बनेंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर आयंस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो सब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इवन एसिड बेस जैसे एनिलीन प्लस फिनोल, ये एक और एग्जांपल है, क्योंकि अगेन ये एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ये भी क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH3 फिनोल प्लस CS क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली क्या होता है इन दोनों के केस में, मिक्सअप करने से पहले
यहाँ पर ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कोई हाइड्रोजन जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सिमिलरली CH Cl3 में भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो, और इस हाइड्रोजन पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज 3Cl है। लेकिन प्रॉब्लम यही है यहाँ पर भी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो क्लोराइड आयन और H में इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो इन दोनों में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। बाकी यही है, लॉजिक लगा सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, अट्रैक्शन पानी में डालने पर आयंस बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी एक एक बार सारे एग्जांपल शीट में से आप देख लेना, कुछ जगह पर गलती हो जाती है, लॉजिक फेल हो जाते हैं, कोई और फैक्टर डोमिनेट करने लगता है, तो इसलिए आपको पहले से सारे आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, कोई और नया ऑप्शन आता है तो हम थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स का पहले पता होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव डेविएशन की मैं बात करूं तो इथेनॉल प्लस वाटर, पानी में अगर आप इथेनॉल या मिथेनॉल डालोगे ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, नहीं। ये इथेनॉल और मिथेनॉल पानी के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और कम कर देते हैं। पानी के अंदर, क्योंकि पानी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनको डालने से और कम हो जाती है, तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। CH2 प्लस CCl4, इन दोनों को मिक्स करोगे कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इनर्ट कह सकते हो। तो अगेन ये पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर शो करते हैं, तो CH2 प्लस CCl4। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आइडियल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये एक और पार्ट था इस चैप्टर का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं, मैं फिर से बता दूं तो छोटे छोटे पोर्शंस है चैप्टर में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है न्यूमेरिकल्स में। थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन होता है न्यूमेरिकल में वो भी आयनिक वाले पार्ट पर ही होता है। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशंस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सेकंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए आज यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।